हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम पर्यावरण के प्रश्नों को हल कर रहे थे और उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी के क्रम को जारी रखते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिले। चलिए तो हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? अब मुर्दाखोर क्या होता है? अभी पहले ऑप्शन देखते हैं तो बताते हैं। पहला है मशरूम, दूसरा गिद्ध, तीसरा है दीमक, चौथा है केचुआ। तो मुर्दाखोर का मतलब होता है स्क्वेंजर, मतलब कि इसमें से मुर्दाखोर नहीं है कि मतलब कौन मृत जीव जंतुओं को नहीं खाता है, उस पर निर्वहन नहीं करता है। देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। मुर्दाखोर उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वहन करते हैं। यह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। यह मृत प्राणियों और पौधों को खाकर पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे गिद्ध है, कौवा है, जंगली कौवा, केचुआ है, ये सब आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं आदि। अब मशरूम मुर्दाखोर नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रकार का कवक है, फंजाई है, जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। संधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका आंसर होगा संधारणीय विकास से। संधारणीय विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का एजेंडा 21 से संबंधित है। मतलब ये जो सतत विकास है, इसका जो सम्मेलन है, इसका ये संबंधित है एजेंडा 21 से और सतत विकास का रास्ता अपनाया गया। इसमें 172 देश 172 देश पृथ्वी सम्मेलन में आए थे, सम्मिलित हुए थे। वहाँ पे इतने देशों का आयोजन हुआ था। तो ये रहा रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21। अब ये जो है संधारणीय विकास, इसको सतत विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकें तथा परितंत्र भी, जो परितंत्र है वो भी स्वस्थ और सतत अवस्था में बना रहे। विकास की ऐसी क्षमता जिससे परितंत्र उत्पादन देता रहे तथा भविष्य में स्वस्थ एवं टिकाऊ अवस्था में बना रहे, उसको हम सतत विकास या संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आशा करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब कि किसी परिभाषित भौगोलिक, कोई एरिया है जो परिभाषित है भौगोलिक अवस्थिति में, अब उसमें भी कोई विशिष्ट उपस्थिति हो तो उस पारिस्थितिकी अवस्था को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। संकटग्रस्त, पैंडेमिक, संधारणीय, एंडेमिक। तो इसका आंसर होगा एंडेमिक। किसी भी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को हम एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकेल। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछता रहता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है,
तो ये मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे दिखते हैं और उसमें जो धातु होती है वो मैग्नीशियम है। और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके साथ साथ मतलब कि क्लोरोफिल के साथ साथ दो अन्य वर्णक हैं, जैसे कि कैरोटीन है जिससे नारंगी रंग होता है। ठीक है, जहाँ पत्ते में नारंगी रंग दिखे वहाँ पे कैरोटीन है धातु। और जेंथोफिल जहाँ पर पीला वर्णक हो, वो जहाँ पे पीला होगा वहाँ पे जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। भिन भिनाकर, नृत्यों के द्वारा, रासायनिक संकेतों द्वारा, स्पर्श द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नृत्य के द्वारा। जब मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा मतलब जब वो भोजन के स्रोत की दिशा को दर्शाती हैं तो नृत्य के द्वारा दर्शाती हैं। आइए हम मधुमक्खी के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है जो अत्यंत पौष्टिक भोजन है। यह संघ बनाकर रहती हैं। प्रत्येक संघ में एक रानी तो कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ छत्ते बनाकर रहती हैं। इनका यह घोंसला मोम से बना होता है। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनका वैज्ञानिक नाम एपिस है, एपिस। इनका जीवन काल 14 से 28 दिन होता है। फ्रेंड्स हम लोग कभी कभी देखते हैं कि मधुमक्खी हो या बिच्छू हो या जो भी हो, जैसे बर्रे वगैरह होते हैं, तो जब वो हमें काटते हैं तो हमारा शरीर में फूल जाता है और वो रेड रेड होता है, वो दर्द होता है। वो क्यों होता है? तो जो एक होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो फार्मिक अम्ल की संरचना, फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रे के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने से या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो वह स्थान फूल जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, कभी काटा भी होगा तो महसूस भी किए होंगे। तो जिससे वहाँ पे जो होता है ना वह स्थान फूल जाता है और वहाँ पे फार्मिक एसिड आ जाता है, तो उससे बहुत दर्द होता है। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो ये रहा कुछ मधुमक्खी के बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होता है? मतलब कौन सी ऐसी पक्षी है जो नर और मादा दिखने में समान होती है? बुलबुल, कोयल, गौरैया, मधुखोरा। तो इसका आंसर होगा बुलबुल। बुलबुल पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं, लेकिन जो गौरैया पक्षी होती है ना फ्रेंड्स, तो मादा प्रजाति का रंग थोड़ा सा नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। तो बुलबुल पक्षी नर और मादा दिखने में समान होती है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितने भी फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। अब ये 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो पहला, स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। वैश्विक पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। लास्ट में है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन पढ़ के आपको क्या लगा? ये तीनों तो पर्यावरण के लिए हित में ही है। उसका उद्देश्य यही है कि स्थानीय पर्यावरण और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हमें समझ होना चाहिए। वैश्विक पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति भी हमें समझ होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति हमेशा हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सब सही है, उपरोक्त सभी। पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होता है ताकि पर्यावरण मुद्दों पर अपना विचार बना सके तथा पर्यावरणीय मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और ये बच्चा जानता होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर देखिए इसका, ऑप्शन 5 जून, 1 मई, 21 जून, 7 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा 5 जून। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम के स्वीडन में विश्व भर में देशों का पहला पर्यावरण वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की उत्पत्ति हुई और हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य था कि नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराना है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करना। उस साल सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्या दिया था। तभी से हम हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीटभक्षी जो पादप होते हैं, मतलब कि जो कीटों को ग्रहण कर लेते हैं, कीटभक्षी खा लेते हैं कीटों को। तो ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन के तत्व नहीं होता है, इसीलिए पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे हरे रंग वाले अंगों, जैसे यहाँ पे देखिए हरे रंग की पत्ती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रही है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल रहा है और भूमि से मतलब पृथ्वी से पानी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल रहा है। आप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को देख सकते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं और 6 पानी के अणु हैं जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 10 क्वेश्चंस और आज का क्वेश्चन है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दिया करिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिले। धन्यवाद।